तो चलिए आज की क्लास में सबका स्वागत है। माइक को म्यूट कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7 में लगी हुई हमारी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये कहानी अपने आप में थोड़ी अलग है। आप इसको अभी मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको महसूस भी होगा कि इस कहानी में अच्छा ये कहानी के कहानीकार वही हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनका मैला आंचल आंचलिकता का जो विशेष पुट इनमें दिखाई देता है वो इस कहानी में भी आपको सौंधा सौंधा महकाएगा। और कहानी बहुत प्यारी सी कहानी है, सीधी सादी सी कहानी है। इसमें इस कहानी पे फिल्म भी बन चुकी है, आपको पता भी होगा। राज कपूर और वहीदा रहमान ने इसके पे अभिनय किया है और इस कहानी का नाम ही यही है, मारे गए गुलफाम। और फिल्म बनी है तीसरी कसम नाम से। ठीक है, तीसरी कसम नाम से इसमें फिल्म बन चुकी है। रेणु जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी में से एक है और इनकी हमारे सिलेबस में दो कहानियां लगी हुई हैं। एक तो यही है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, और एक और है। कौन सी कहानी है वो आपको पता है? पर आज हाँ नहीं, पहला आंचल तो उपन्यास है बेटा। कहानी एक लगी हुई है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम में हाँ, ये दोनों कहानियां रेणु जी की हैं। तो चल अभी इस पे ही आज इसी को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक सिटिंग में हो जाए। अगर 1 घंटे से ऊपर वीडियो पहुंचा तो फिर भले इसके दो पार्ट कर लेंगे जैसे परिंदे कहानी में किया था। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष लिख लो, 1958, 1958। और कहानी संग्रह है अपरंपरा। 1958 कहानी संग्रह अपरंपरा। वैसे इनकी अपरंपरा में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहली जो 58 में प्रकाशित हुई थी, तो अपरंपरा एक वो था पत्रिका, उसमें प्रकाशित हुई थी मारे गए गुलफाम। अब ये देखते हैं गुलफाम क्यों मारे गए, आखिर ऐसा क्या था कि गुलफाम मारे गए। मारे गए मतलब फंस गए, एक तरह से कह सकते हो। भोलेश्वरी भी आ गई है। चलिए देखते हैं कहाँ पे ये कहानी के नायक हैं बच्चों, हीरामन। आपको ऐसे ही मिलता जुलता नाम एक मिलेगा यहाँ पे इस नायिका का भी, है ना, हीरामन हीराबाई। दो लोग हैं मेन किरदार जो इस कहानी में हैं। और एकदम शहरी शोर शराबी से एकदम दूर आपको गांव की सोनी मिट्टी की खुशबू भी आएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे लोग भी होते हैं क्या। हीरामन की जब आपको करेक्टरिस्टिक्स चारित्रिक विशेषताएं भी पता चलेंगी ना, तो आप लोग सोचोगे कि किस जमाने की बातें हो रही हैं, कि ऐसे लोग आजकल कहाँ पाए जाते हैं। सीधा साधा गांव का है। अब देख लेते हैं कि उसने क्या तीसरी मतलब कौन सी 3 कस्में खाई थी, जिनमें तीसरी कसम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी कसम क्या खाई है उसने। ठीक है, तो ये मारे गए गुलफाम का मैंने बताया था कि उसमें प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इसका प्रकाशन वर्ष भी बता दिया था, लेकिन जब संग्रह आया इसका, तो उस संग्रह में हमारी ये दोनों कहानियां लगी हुई हैं, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। और इस संग्रह का नाम था ठुमरी। संग्रह होके आया, संग्रहित होके 1959 में प्रकाशित हुआ संग्रह पूरा। अपरंपरा में पहली बार आई थी 58 में। फिर इसका प्रकाशन के बाद 1 साल बाद इसको संग्रहित किया गया इनकी बहुत सारी जो मेन कहानियों के साथ। और इसका इस पुस्तक का नाम रखा गया ठुमरी। ठुमरी 1959। और इसी ठुमरी में हमारे दोनों कहानियां जो सिलेबस में लगी हुई है, दोनों इसमें संकलित हैं। लाल पान की बेगम भी और मारे गए गुलफाम उफ तीसरी कसम। ठीक है, चलिए अब कहानी की यात्रा पे चलते हैं। मैम हाँ, ठुमरी में कुल कितने कहानी नौ। कहानी संग्रहित होंगे? नौ कहानियां हैं बेटा, ठुमरी में नौ 9 कहानी। कहानियां हैं। हाँ, जिसमें बता देती हूँ, रसप्रिया है, तीर्थोदक है, ठेस है, नित्य लीला है, पंचलाइट बहुत प्रसिद्ध कहानी है इनकी, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और तीन बिंदिया। ये 9 कहानियां इसमें संकलित हैं ठुमरी में। चलिए जब समय मिलेगा ना तो मैं आपको हर राइटर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। पहले कहानियां हो जाएं। पढ़ने की तो कोई सीमा ही नहीं है बच्चों, असीमित है। आ जाते हैं कहानी पे।
अब मैं कहानी का वाचन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। यहीं पे शुरू होती है कहानी। हीरामन कौन है? गाड़ीवान है, अपनी एक बैलगाड़ी चलाता है वो। उसकी पीठ में गुदगुदी लग रही है। अब आपको लगेगा क्यों लग रही है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, ये याद रख लेना। जो डाटा देते हैं, 20 साल से गाड़ी हाँक रहा है। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। जो जो जगह आते जाएंगे उनको नोट करते जाना, फिर उनको फेयर नोट्स बना लेना, क्योंकि जगह का नाम पूछ लिया जाता है पहले से, बात के क्रम में लगाइए, कई बार आया है ऐसा। तो मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। उसके पीठ में गुदगुदी हो रही है, जबकि वो 20 साल से गाड़ी हाँक रहा है। इधर का माल उधर पहुंचाया है, चोर बाजारी का माल भी उस पार पहुंचाया है, लेकिन गुदगुदी का कारण क्या है, अब जान लेते हैं। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। तो ये काला बाजारी का सामान भी कभी कभी पहुंचाता था, कंट्रोलिंग का जमाना था उस समय। इसके बाद भी ये बहुत आसानी से, क्या कहना चाहिए, बहुत सफाई के साथ सहेज के सामान इस पार से उस पार पहुंचा देता था। एक यहाँ पे देखो विराटनगर का नाम आया है, और ये फारबिसगंज का नाम तो मेन है ही यहाँ का, फारबिसगंज। हाँ, फारबिसगंज के लोग उसको पक्का गाड़ीवान मानते थे। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। अब एक बार उसकी गाड़ी 5वीं बार जब ले रहा था, उस बार पकड़ी गई। क्यों पकड़ी गई? क्योंकि चोरी का सामान ले जा रहा था। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। अब वो उसकी गाड़ी में, उसको पता नहीं था कि महाजन ने अपने मुनीम को भी उसी गाड़ी में छिपा दिया है सामान के साथ। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, मतलब फ्रंट लाइट जब पड़ती है, एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले गोली मार देंगे। ये कौन कह रहे हैं? दरोगा जी कह रहे हैं, उसकी गाड़ी रुकवा रहे हैं, बैलगाड़ी। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 बिछावेगा। मतलब ये जो जहर है, ये क्या फैलेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डाल पिशाची हंसी हंसे, हा 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 मुनीम जी, ही। ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे, कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को। फिर गाली आ रही, बहुत सारी गाली है, मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ गालियों को। पुरानी, बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने। 5,000, फिर खोचा, उतरो पहले। मतलब रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं दरोगा जी को। दरोगा ने माल भी पकड़ लिया है। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार, दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा था। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, मतलब इस बार छूटेगा नहीं। जेल, हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। अब समझ में आ रहा है बच्चों, सीन मैं समझा देती हूँ। हीरामन गाड़ी वाला है, अपनी गाड़ी पे वो सामान लाद के इस पार से उस पार पहुंचाता है। कभी कभी वो चोरी का माल भी ले जाता है। अब इस बार वो चोरी का माल ले जा रहा था 5वीं बार, तो उसकी गाड़ी पकड़ा गई, दरोगा ने पकड़ ली है। और इसमें जो था, जो साहूकार ने जो अपना सामान भेजा था, उसने अपने मुनीम को भी यहाँ पे मतलब कि बैठा दिया था सामान के साथ। अब दरोगा ने उनको पकड़ा सामान को, तो मुनीम जी अब उससे मोल भाव कर रहे हैं दरोगा से कि कुछ ले दे के उनकी गाड़ी, उनके माल को छोड़ दिया जाए। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? ये थोड़ा बिहारी टोन है, मजा आएगा आपको सुनने में। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3, 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया,
उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। अब उसने लगा कि मतलब अब वो जेल जाने ही वाला है, क्योंकि दरोगा जी मान नहीं रहे हैं। तो उसने अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया और दोनों को एक साथ एक ही रस्सी से बांध दिया एक साथ। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक किया। उसने मतलब उस बैलों को उसको सिखा रखा था, बैलों को उन्होंने उसने एक साथ बांध दिया और जो बांस सा लगा रहता है उसको टिका दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। और वो बैल बैल भी भाग लिया और वो भी वहां से भाग लिया, गाड़ी उसने वहीं छोड़ दी। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। रास्ते में पकड़ा गया था तो दूर तक झाड़ी फैली हुई है। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। 3 प्राणी कौन है? 2 बैल हैं और एक हीरामन है। बेखट बेखटक बेहट। फिर एक ले, 2 ले, दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। जंगल पार करके तीनों जन भागते भागते अब देखो गांव पहुंच रहे हैं। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। दरोगा के डर से भागा और 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा, है ना, वो थक गए थे। बैल भी थक गए थे और ये भी थक गया था। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी। अब ये पहली कसम है बच्चों, याद रखना क्या कसम खाई। अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। पहिए जो थे, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। ठीक है, तो ये पहली कसम उसने खाई थी कि चोर बाजारी का माल अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, है ना, क्योंकि वो भुगत चुका, मतलब जेल जाते जाते बचा था। अब यहाँ पे बता रहे 2 कस्में खाई हैं उसने। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी, बांस। दूसरी कसम है कि अपनी गाड़ी में बांस नहीं ला देगा। अब जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है ना बच्चों, गुदगुदी हो रही थी, वो उसको वहीं छोड़ो, उसको बाद में बताएंगे क्यों हो रही थी। उसके बाद हीरामन के बारे में लेखक ने आगे बताया है कि उसने उसके पास्ट में क्या हुआ था, पहली कसम उसने क्या खाई थी, क्यों खाई थी। अब दूसरी कसम के बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं। दूसरी कसम, उसने बांस न लादने की कसम खाई थी। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखें। क्योंकि गाड़ी का उसका पता है कि एक बार नुकसान हो गया है चोरी का सामान का। और बांस से देखो क्या लद उसके क्या हुआ उसके साथ। बांस लदी हुई गाड़ी। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ का अगुआ। बांस को गाड़ी में ले जाने में बेटा यही दिक्कत है कि बहुत लंबे होते हैं, गाड़ी उतनी लंबी होती नहीं है। तो आगे भी बांस का कुछ हिस्सा निकला रहता है गाड़ी के और पीछे भी। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया शहर वाली बात, तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। बांस का जो आगे आगे का निकला निकला रहता है ना, उसको पकड़ के बांस मालिक का नौकर चलता है। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। वो महाभकुआ मतलब महामूर्ख नौकर कह सकते हो। लड़की और स्कूल की ओर देखने लगा। बस बोर्ड पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई और उस चक्कर में उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई, मोटर गाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तला तक चाबुक मारते हुए गाली दी थी। घोड़ा गाड़ी वाला जो मालिक था उसने उसको मारा और गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। ये याद रखना, अब ये खरहरिया शहर की बात है, वहीं लेके जा रहा था बांस। और जब ऐसी वारदात हो गई कि घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई, घोड़ा गाड़ी वाले ने इसको मारा भी, तब से उसने उस शहर में जाना भी छोड़ दिया और बांस की लदनी लेना भी छोड़ दिया। दूसरी कसम थी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा शुरू ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़वानी गाड़ीवानी करो मुफ्त। आधी आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते,
पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। फिर उसने क्या किया, अपनी गाड़ी बनवा ली है, क्योंकि गाड़ी लेके जाता था तो आधा किराया जो था गाड़ी वाले को देना पड़ता था और आधा किराया खुद रखना रखता था। तो इससे क्या, बैलों का पेट भी नहीं भर पा रहा था। तो अब उसने क्या किया, अपनी गाड़ी फिर गाड़ी फिर से बनवा दी। लकड़ी से बनती है ना, जो बैलों से जोती जाती है। तो अब उसने अपनी नई गाड़ी बनवा ली। तो ये उसके पास्ट में दो हादसे हो चुके हैं उसके जीवन में। एक तो चोरी का माल, और दूसरा कि बांस की लदनी। दो चीज वो नहीं ला देगा। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। सर्कस पहले होते थे, अब तो दुर्लभ चीजें हो गई ये चीजें। मनोरंजन के साधन में पहले सर्कस भी आते थे, उसमें जीव जंतु भी आते थे, शेर। तो इसमें एक बाघ आया हुआ था कंपनी के। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। अब ये बाघ जो है बच्चों, क्योंकि इनको वो बनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है सर्कस में, वो करतब दिखाने के लिए। तो इनको किस में ढो के लाया गया था, घोड़ा गाड़ी में, और वो घोड़े दोनों मर गए। कैसे, चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से निकलने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे। गाड़ी वाले तैयार भी हो गए बाघ को ढोने के लिए, लेकिन बैल जो है डर गए, रस्सी तुड़ाकर भाग गए। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ में आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर तो मैं हूँ। तो इस तरह से उसे 100 रुपए मिले थे, जिसने उसने गाड़ी बनवाई। गाड़ी वालों को दल में तालियां पटपटा हुई उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, तो बाग गाड़ी को भी उसने ढोआ है। कभी भी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। ये अब ये आ जाता है बच्चों, प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये उसने पिछली बातें लेखक ने यहाँ पे बता दी कि उसकी गाड़ी एक बार जो उसने छोड़ दी थी चोरी, वहां जब पकड़ने के डर से, तो उसके बाद दूसरी गाड़ी उसने सर्कस के बाघों को ढोकर, पैसे मिले थे उससे बनवाई। लेकिन अब आज जो वो जा रहा है अपनी सवारी लेके, तो उसे गुदगुदी लग रही है। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। अब गाड़ी चला रहा है, तो जो गमछा जैसा उसके गले में है उससे वो झाड़ लेता है, जैसे उसको गुदगुदी लगती है। आप बच्चों याद रखना, अभी कल जो पेपर सॉल्व करा रहे थे परसों, तो उसमें इससे आए थे, कथनों को क्रम से लगाइए करके आया था, एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो देखते चलना उसको भी। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। चंपानगर का नाम मेन है, फारबिसगंज और चंपानगर। तो उसको ऐसा लग रहा है कि चंपानगर में जो भगवती मैया है, माता जी, उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपए भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट। तो इस बार हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। थोड़ी सी निकली है, जो लोग अभी आ रहे हैं ध्यान से सुनते जाइए, और वीडियो मिल जाएगा तो बाद में उसको भी देख लेंगे रिवर्स करके। तो इस बार उसको ऐसा लग रहा है कि भगवती माता उससे बहुत प्रसन्न है। एक तो 100 रुपए उसको भाड़ा मिला, उसके बाद चाय, बिस्किट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में, क्योंकि सर्कस वालों का काम कर रहा है भाई। और इस बार यह जनानी सवारी, अब प्रेजेंट में आ गया। इस बार उसको जनानी सवारी मिली, अर्थात फीमेल कोई बैठी है उसकी गाड़ी में। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मैं महक रही है। तो ये जो सवारी बैठी है, उसके बैठने के बाद से ही वो खुशबू आ रही है उसकी गाड़ी में, चंपा के फूल की तरह। और उसको गुदगुदी भी उसी वजह से लग रही है, वो उसकी गाड़ी में जो जनानी सवारी बैठी है। तो सोच सोच के कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, गुदगुदी जैसा पीठ पे। अब कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। अब गाड़ी चलाते चलाते कुछ गड्ढा आया तो उसका पहिया हिचकोले खा गया। हीरा मन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई, जैसे पीछे जो सवारी बैठी है उसको थोड़ा धक्का लगा होगा तो मुंह से सिस निकल गया।
हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, फिर से गाली दिया है, क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? तो अब उसने बैल को ही दोषी ठहराया और बैल को थोड़ा ऊंची आवाज में डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि उसके बैल की वजह से सवारी को थोड़ा सा धक्का महसूस हुआ, इस वजह से। अच्छा, एक बात और नोट करते चलना बच्चों, इनकी रेणु की कहानी में ना दृश्य बिंब तो रहते ही हैं, हम देखते हैं कि शब्द बिंब भी बहुत बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं ये। अब आवाज आई हिस्स की, अभी देखना आप इसमें गुदगुदी लगेगी, उसकी आवाज भी यहाँ पे आपको सुनाई देगी। बहुत बहुत मतलब इनका कहना चाहिए, रेणु जी के इस मामले में इनका सानी नहीं है, कोई और लेखक उन तक नहीं पहुंच पाया जिस तरह से ये आवाजों के माध्यम से भी कहानी में जान डाल देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आहा मारो मत, अब वही आवाज फिर से आई, वही जनाना आवाज, है ना? जिसने सिस कहा था वही आवाज फिर से आई। अब वो उसने क्या कहा कि आहा मारो मत, बैरों को मतलब मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसे महीन फेनू गिलासी बोली। क्या एकदम देसी शब्दों का प्रयोग है। फेनू गिलासी बोली, एकदम मुलायम मखमली बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा? अब ये नौटंकी कंपनी जो है उसका नाम याद रखना, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में थी ये हीराबाई। अब आ गया हीराबाई का नाम, ये दूसरा कैरेक्टर है। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। 7 साल तक उसने मेलों में मतलब सामान ढोआ है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने इस हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आ गई थी। मतलब जब वो जनानी सवारी बैठी तो उसने पहले ही पूछ लिया कि कोई चोरी का सामान तो नहीं है ना। तो जो उसको बिठाने आया था बूढ़ा, उसने मना, हाथ के इशारे से मना किया और उसको बैठा के चला गया। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके, है ना? अब जो बैठी है जनानी सवारी, उसमें उसका मन उलझा हुआ है कि क्यों गुदगुदी लग रही है, क्यों खुशबू आ रही है। तब उसको गाड़ी हाँकने में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है उसकी सवारी। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में नजर डाल देता है, अंगूठे से पीठ झाड़ता है। अब वो काला ओढ़नी सी पहन के आई थी, ऊपर शॉल सी ओढ़ के। तो पहले तो उसने वो सोचा कि वो कोई बूढ़ी औरत है जो तंबाकू वंबाकू बेचती है। लेकिन जिस हिसाब से खुशबू आ रही थी ना गाड़ी में, तो उसका मन पूरा लगा हुआ था कि है कौन, कौन पीछे बैठा है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। मतलब कि चांदनी रात थी, तो चांद का प्रकाश उसकी गाड़ी में थोड़ा सा आया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। उसकी नाक दिखाई दी, सवारी की उसको नाक दिखाई दी। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत अजगुत लग रहा है। अद्भुत को अजगुत लिखा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं? अब हीरामन को लग रहा है कोई डाकनी पिशाचनी तो नहीं है। उसकी नाक पे एक जुगनू सा चमक उठा, जो उसने नाक में मोती पहना हुआ था वो। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अब जैसे ही उसने करवट ली ना, तो जो चांद की रोशनी थी पूरे चेहरे पर दिखाई दिया, फोकस हो गया। तो उसको देखते हीरामन चीख उठा। कैसी, क्यों चीखा होगा सोचो। अरे बाप, ये तो परी है। इतनी सुंदर थी जो वो जनानी सवारी जो बैठी थी, हीराबाई। वो नौटंकी में काम करती थी और सुंदर थी। उसको देख के हीरा मन ने के मुंह से निकला कि तो परी है। परी की आंखें खुल गईं, वो भी जग गई, डर गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीप को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है ये बैलों के लिए। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। उसको देख के उसके होश गुम हो गए थे। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। मतलब
सॉफ्ट सी आवाज थी, बार बार उसकी आवाज की तुलना फेनू गिलास करके कर रहे हैं। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। बैल भी कान खड़े कर लिए कि किसकी आवाज है इतनी सॉफ्ट सी। मेरा नाम है, नाम मेरा है हीरामन। अब उसने अपना नाम बताया। उसने पहले पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है, तब फिर उसने अपना नाम बताया, क्या, हीरामन। देखते हैं आगे क्या होगा। कहानी बेटा यही सब है, कोई बहुत वैसा नहीं है कि कुछ बहुत इसमें कुछ मैसेज दिया हो। हाँ, लेकिन कहानी पढ़ने में आपको, आप बिहार की पृष्ठभूमि में पहुंच जाओगे। हम लोग सब बिहार पहुंच जाएंगे, चलिए कहानी पढ़ते पढ़ते। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। अब मुस्कुरा रही है ना, उसमें भी उसको खुशबू महक रही है। तब तो मीता कहूंगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। अब देखो, उसको मीता क्यों कह रही है जो सवारी बैठी है, क्योंकि दोनों के नाम में हीरा आ रहा है, तो मीता मतलब साथी। तो उसने बताया कि मैं अब आपको भी मीता कहूंगी क्योंकि मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को पढ़ती ही नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। उसको ऐसा लगा कि मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है, इसका नाम भी हीरा कैसे होगा। हीरा, आगे देखते हैं। जी हाँ, हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या। इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, सवारी ने उसका कहा। हीरामन ने के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से, मतलब उस क्या कह के बात आगे बढ़ाए। तोहे कहे या अहा, उसकी भाषा में बड़ों को अहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। अब वो संशय में है कि हीराबाई से बात कैसे करे। अहा, देखो ये शब्दों के अर्थ क्या पता पूछ सकते हैं, कि इस बार मैलांचल से आए थे कुछ शब्दों के अर्थ के लिए। तो याद रखना, आहा का मतलब है आप, तोहे का मतलब तुम करके बात करना। तो वो बात करने के लिए अब परेशान है, तो यही मन में सोच रहा है कि गांव की बोली में बोला जाए तो अच्छे से बात हो जाएगी, कचराई बोली में तो केवल फॉर्मेलिटी हो पाएगी। और ये इसका भी याद रखना बच्चों, ये फेनू गिलास जो आया है शब्द, ये इसमें जो फेनू है, फोन से कह सकते हैं, जो एक रहते हैं ना ग्रामोफोन का गिलास जैसा, मतलब एक मधुर सी ध्वनि के लिए आया है, इसका जो अर्थ आया है। अब बोल रही हैं, आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। अश्विन और कार्तिक की बात हो रही है, बहुत सारे देसी शब्द आए हैं इसमें, मैं समझाती चलूंगी। अश्विन और मैम तोही का क्या बेटा, तोही का अर्थ मैम। तोहे का मतलब तुमसे, तुम, तोहे तुमसे, तुम्हें, मतलब उनको तुम करके बात करें कि आप करके, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको हीराबाई से जी कैसे मैम। बात करें। और ये आसिन कार्तिक का है, आश्विन और कार्तिक के महीने में। तो भोर में छा जाने वाले कुहासे से इसको चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल भटक चुका है। भोर में जो कोहरा सा नहीं छा जाता है, सर्दियों के दिन है, कार्तिक का अक्टूबर समझ लो, तो जो वो पड़ जाती है ना, धुंध होती है, ओस पड़ती है और धुंध छा जाती है, उससे वो कई बार गाड़ी का रास्ता भटक चुका है। किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती, बहुत सीधा सा दिखाया है। और मैंने जैसे फिल्म देखी हुई है ना बेटा, तो मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ना हर शब्द पे राज कपूर वही हीरामन के रोल में याद आ रहे हैं। अब वो जय भगवती करते हैं। वो जितनी बार मुस्कुरा रही है तो उसके गाड़ी में चंपा की खुशबू फैल जा रही है। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा, उसकी सवारी मीता, हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हेरना मतलब होता है खोजना। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, कोई अनजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब बात उसने शुरू कर दी है, उसने बैलों से शुरुआत की कि बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है।
हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरा है मतलब मन का सीधा साधा है। अब हीरामन देख लो बेटा कितने साल का है, अब उसके बारे में यहाँ लेखक ने बता दिया है। 40 साल का हट्टा कट्टा, काला कलूटा, देहाती नौजवान, अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी हुई थी बचपन में ही, गौने से पहले ही दुल्हन मर गई। गौना मतलब विदा कराना, पहले वहां पे ऐसा रिवाज था, बचपन में शादी हो जाती थी, फिर जब बड़े हो जाते थे तब विदाई करा के लाया जाता था, लेकिन विदाई से पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, सो बैठी है। 3 शर्त मतलब 3 शर्त करके बैठी है उसकी शादी के लिए। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। तो याद रखना, 40 साल का हट्टा कट्टा है, काला कलूटा दिखाया गया है इसमें, देहाती नौजवान है, भैया घर में परिवार में भैया और भाभी हैं, भाभी की बहुत इज्जत करता है और भाभी से डरता भी है। इसकी शादी बचपन में हो चुकी थी, लेकिन उसको दुल्हन का चेहरा याद नहीं है, विदाई से पहले ही दुल्हन मर चुकी है। अब दूसरी शादी हो सकती थी इसकी, क्यों नहीं हो सकती थी, लेकिन दूसरी शादी ना होने के कई कारण हैं, जिसमें से यह है कि भाभी ने भी जिद करी हुई है। क्या जिद की हुई है? पहली जिद तो यह है कि कुमारी लड़की से ही, मतलब अब ये इसकी तो दूसरी शादी कहलाएगी हीरामन की, लेकिन वो जिससे दूसरी शादी करवाई वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए, है ना, कुंवारी मतलब 5-7 साल की होने चाहिए, और दो ब्याहों को नहीं देगी, कुमारी से ही वो शादी करवाएगी। इस वजह से उसकी शादी हो ही नहीं पा रही, क्योंकि हीरामन को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? एक तो ये दूसरी शादी वाला है, दूसरा देखने में भी बहुत अच्छा नहीं है। अब हीराबाई ने हीरामन को के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? जिला मतलब जिला। कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे, आप इस सीन को समझना। हीराबाई ने बताया कि उसका घर जो है कानपुर जिले में पड़ता है। अब हीरामन के लिए ये शहर एकदम नया था, पहली बार उसने सुना। उसने कानपुर है तो उसको लगा कि अब कोई नागपुर भी होगा, मतलब शरीर के अंगों के नाम पे भी शहरों के नाम होने लगे। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद, उसके नाक में जो वो पहना हुआ था मोती और उस पे लाल नग लगा हुआ था, उसको उसने कहा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी, हीरामन ने सुना ही नहीं था। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने, कंपनी का जो सर्कस का जो मालिक था उसकी बेटियां। हीरामन होशियार है, कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। अब जैसे ही वो हुआ, कुहासा छटा, कोहरा छटा, दिन होने लगा, तो उसने अपनी चादर जो है गाड़ी में पर्दे की तरह लगा दी। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काटने के लिए, काट कर। ये याद रखना बच्चे, कजरी नदी का नाम आया है ना, तेगछिया के पास उस गाड़ी को रुकना था। जो जो जगह आ रहे हैं उनको नोट करते चलना। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया, लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? कोई आ रहा था सामने से गाड़ी लेके, उसने उससे हीरामन से पूछा कि मेला टूट रहा है क्या, मतलब मेला अब यहाँ पे, यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है क्या, खत्म हो रहा है क्या यहाँ का मेला? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता, उसकी गाड़ी पर बिदागी, बिदागी का मतलब है नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने।
अब उसने ये नहीं बताया कि उसकी उसमें गाड़ी में सर्कस की कोई औरत है। उसने बता दिया कि कोई मतलब कि नई दुल्हन को विदा करा के ले जा रहा है, और किसी गांव का ऐसे ही नाम झूठ बोल दिया। मतलब छतापुर पचीरा कहाँ है, कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। बीच बीच में ये जरूर बता दे रहा है लेखक कि पर्दा डाल दिया तब भी उसको वैसी ही गुदगुदी महसूस हो रही है। ये देखो, उसने झूठ, क्या कौन सी जगह का नाम झूठ बोला है, छतापुर पचीरा, गाड़ी वाले से, दूसरे गाड़ी वाले से। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीदी थी हीरामन ने, छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात। तो ये याद कर रहा है, मदनपुर में एक बार मेला लगा था तो उसने बैलों के लिए कौड़ी की माला खरीदी थी। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। अब ये तेगछिया जहाँ पे उसको गाड़ी रोकना था वो जगह आ गई है तेगछिया। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। दो पेड़ जटामासी बड़ हैं, और एक उस फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है, दो कुछ दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। तीन पेड़ खड़े थे, तो दो पेड़ तो बड़ के थे, एक पेड़ को वो पूछ रहा है कि कौन सा है। और उस अमराई की आड़ से मकान दिखाई पड़ते हैं, वहां कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी। हीराबाई से उसने पूछा। वही है नाम नगर ड्योढ़ी, बता रहा है, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है, जा रे जमाना। तो वो जो जहाँ पे उसने गाड़ी रोकी है वहां से कोई मकान दिखाई दे रहे हैं दूर से। तो उसने पूछा हीराबाई ने किसके हैं, तो बताया कि जहाँ से हम लोग आ रहे हैं ना, जिसका मेला देख के, जहाँ के राजा का, वहीं के दियाद है, मतलब उनके रिश्तेदार हैं। जारे जमाना ऐसे ही हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात में को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पकती, मतलब उसके दांत चमकने लगे। कौन जमाना, ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, आग्रह के साथ बोली, नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना, क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना। देखा नहीं, सुना है, राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। अब वो उसकी कहानी की बात करने लगा, गप्पे मार रहा है एक तरह से, और वो भी उसकी गप में रस ले रही है। अब वो बता रहा है कहानी उस गांव की। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता। जो बच्चा उनके यहाँ जन्म लिया था उसको देवता की तरह बता रहे हैं। लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। कहानी चल रही है उसकी, उसके बारे में बता रहा है कि यह जो उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लाटनी ने बता दिया कि यह वो आदमी नहीं है, देवता पैदा हुआ है। कहा, अब सुनते जाओ, आप लोग भी बोर मत होना। यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लेट लिया किया। हीराबाई दिल खोस कर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। अब वो एक्टिंग करके भी दिखा रहा है, और उसको देख के हीराबाई खूब हंसी उसकी एक्टिंग देख के। तब उसके बाद क्या हुआ मीता, अब हीराबाई पूछ रही है, उसके बाद क्या हुआ मीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। ये पटपटांग क्या है, पूछा उसने। हीरा मन का मन पल पल में बदल रहा है, मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है, देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया, मतलब वो जो बच्चा हुआ था उसके होने के बाद से उसके यहाँ सब चीज साफ हो, मतलब सब लोग मरते गए,
ये सब भी खत्म हो गई, धन दौलत भी सब खत्म हो गई। उसके बाद देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगोरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन अपने हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़े जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। तो याद रखो बच्चों, वो जो मंदिर है गांव में दिखाई दे रहा है, वो सरस्वती मैया का है। सरस्वती मैया मतलब सरस्वती मैया। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। ये बेटा पिछले वाले पेपर में आया था, नेट के पेपर में, कि इसमें ये जो गाना दिया था ये कौन सा गाना है, कौन सा नाच है। तो ये विदेशिया नाच है, याद रखना, विदेशिया नाच। अब ये क्या है, गाने के बोल हैं, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। कि हे माँ सरस्वती, आपसे अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम पे सहाय होना, मतलब हम पे सहारा रखना, हम पे हमेशा आशीर्वाद रखना। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाराज? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बट गमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रौता कंपनी का या मथुरा मोहन का? ये दो कंपनियों का नाम है, तो ये मथुरा मोहन से तो ये आई ही है हीराबाई। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। फिर उसने इन बनियों को भी बता दिया कि वो कहाँ से आ रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है, छतापुर पचीरा, किसी नवविवाहिता को छोड़ने जा रहा है। मेले का हाल, अच्छा, सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। अब सूरज और ज्यादा ऊपर आ गया था, दिन निकल आया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो। एक ही कोस जमीन रखिए, थोड़ा मतलब कि सुस्ता कर चलो। प्यास की बेला हो गई न, याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किकरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। पिछले बार की बात बता रहा है। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके गीत गाते हैं लोग। अब बताओ, उस समय भोपू भोपू हो रहे थे, आज के गीत क्या हैं? जा रे जमाना, छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। ये बच्चों, ये छोकरा नाच का गीत है जो अभी आगे आ रहा है। और ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये फिल्म तो खैर हिट हुई थी, बाद में हुई थी। जब ये फिल्म लगी थी बच्चों, तो जैसे आप कहानी में आपको लग रहा हो कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हीरामन और हीराबाई की बातचीत ही हो रही है। ऐसी ये मूवी जो थी, कहना चाहिए कि बहुत पहले जब लगी थी तब इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन इसके गानों ने जो धूम मचाई थी वो आज भी उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आप लोगों ने सुने भी होंगे ये गाला गाना, ये छोकरा नाच का गीत, सजनवा बैरी हो गए हमार। सुना है? चलो थोड़ा सा मैं गुनगुना ले लेती हूँ। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर सब कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। ये वाला गाना था, सुनना आज। ये आप मूवी देख लोगे ना तो कहानी पूरी और अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए चलते हैं, ये छोकरा नाच का गीत हो चुका, अब आगे देखते हैं। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय हैं लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। ये पूरा गाना इसने गाड़ी में गाया। अब हीराबाई ने उसकी दाद दी कि कितना अच्छा गाते हो। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं, सरस्वती माँ भी सहाय हैं, महावीर स्वामी भी सहाय हैं उस पे।
तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से, आमने सामने, मतलब पहली बार देखा। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। बांस की वो एक बल्ली से रहती है, उस पर गाड़ी को उसने टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में थस थसा कर थक गए? जा रे जवानी था। और वो साइकिल वाले को वहां से भगाना चाह रहा है, इसलिए उससे कह रहा है। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिन मिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरा मन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। ये याद रखना, कजरी नदी की बात पहले भी आई थी, और वो तेगछिया के पास आके धारा जो है पूरब की ओर जा रही है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, यहाँ पे उसने गाड़ी रोक दी अब नदी के किनारे। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। उसको अभी भी लग रहा है कि भूत पिशाचनी है, तो उसे देख रहा है पाँव सीधे हैं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। अब उसके मन में वो अपने से ही सोच रहा है। कंपनी की औरत की इमेज अच्छी नहीं रहती, नाच मनोरंजन के लिए आती है वो, तो उसी के लिए बोल रहा है कि उसके चलने का तरीका बता रहा है कि ये संस्कारी औरत है कोई, तो शायद लड़की है, कुंवारी। हीरामन टिकटी पट्टी की गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांककर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहनी डालकर झुक गया, झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? उस पर एक नशा सा छा रहा था उसकी खुशबू का। अब वो नीचे उतरी हुई है, तो उसके तकिए को हाथ लगा के देख रहा है, खुशबू उसी में से आ रही है। हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, मतलब बनियान निकाली। गमछा झाड़ झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों को बोल रहे हैं। बैलों ने कान हिलाए, सुन लिया बैलों ने। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। अब वो क्या लेके आया है? जलपान के लिए भूख लगी होगी करके दही चूड़ा और चीनी। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है वहां का दही। चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। चाय मतलब चाह मतलब चाय। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। जुड़ा गया मतलब उसको अच्छा लगा, ठंडक लगी। उसको भी पूछ रही है साथ में। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है धन। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल होठों पर गौरस का परम। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। उसको हीराबाई इतनी सुंदर लग रही है, जैसे लग रहा है कि हीराबाई, वो हीराबाई नहीं, भगवती मैया खुद भोग लगा रही हैं। अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ी तोते को दूध भात खाते हुए देखा है। इतनी खूबसूरत है वो। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ ही खुली। अब ये चूरा, दही चूरा और शक्कर डाल के खा लिया इन लोगों ने, फिर सो गए। अब एक साथ दोनों की नींद खुली। टप्पर में हीराबाई सोई थी, मतलब उसको पर्दे में ही रख रहा था, और यहाँ नीचे दरी बिछा के ये सोया था। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया,
गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, बासी कुड़मा गांव। ये अब सबको झूठ बोलता चल रहा है। वहां के गाड़ी वालों ने पूछा कि किसको लेके जा रहे हो, तो उसने क्या कहा कि सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी जी हैं, रोगी को देखने जा रही हैं कुड़मा गांव में। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। पहले पहले वाले लोगों को उसने छत्तापुर पचीरा बताया था, अब की बार उसने कुड़मा गांव बताया है। गाड़ी जब कुछ आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कैसे कहता ही। मतलब जो जिस गांव का वो नाम लोगों को बता रहा था ना कि वहां जा रहा है, वहीं के वो लोग थे, तब उनसे वो उस गांव का नाम कैसे लेता, इसलिए एक अलग गांव का नाम उसने बताया कि रोगी को देखने जा रही है, वो डॉक्टरनी है, कुड़मा गांव जा रहे हैं। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ियां देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। कौन सी? ये देखो, तीसरा गीत आ रहा है ये अभी इसमें। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरा मन हंसा, दुल्हनिया डाली डाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों की याद रखना, लौटती बे लड्डू लेती है यो, लाख बरिस तेरा हुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। वो सपने देख रहा है कि वो अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा है और गांव के बच्चे ताली बजा बजा कर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली पर पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। अब वो हीराबाई को लेके जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, अपनी दुल्हन को मैं डोली में बैठा के ले जा रहा हूँ। और ये एक और गाना बच्चों इसमें आया था, जो पान खाए सैया हमारा, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अभी एक और गाना आएगा, देखो बहुत सुंदर गाना, चलो पहले देखते हैं। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरा मन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा। अब ये बहुत प्रसिद्ध गाना था, सुना होगा तुम लोगों ने। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जल्दी से गा दिया मैंने, गाऊंगी तो बहुत क्लास और लेट होगी। वैसे ये 2 पार्ट में हो पाएगा, मैं पूरा 1 घंटे की क्लास आज ले रही हूँ, कल बची हुई कहानी को कल सुनाएंगे। तो चलो ये गाना भी याद रखना, इसी इसी मूवी का है, मतलब इसी कहानी का है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अब दोस्ती हो गई है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई, मतलब अब रास्ता बदलना पड़ेगा, अंदर से जाना पड़ेगा, चालू रास्ते में कैसे गाएं। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब? चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर, मतलब ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते कहाँ जा रहे हो? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीकी, यह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं। यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं, उसको कोई जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं है और नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया,
कौन गीत गाए हुआ है? गांव का गीत सुनना चाह रही है ना? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, ये कहानी भी इसमें आई है, महुआ घटवारिन की कहानी सुनाएगा। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। ये परमार नदी की बात हो रही है। अब यहाँ पे महुआ घटवारिन की कथा सुना रहा है इसको। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी मतलब राक्षसनी थी। बहुत बड़ी नजर चाल का, बहुत बड़ी चालाक थी। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। महुआ घटवारिन की माँ की सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कुराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे से गुनगुनाकर गला साफ किया। अब कहानी के साथ साथ गीत भी है ना। ये गीत गा रहा है। हे सावनवा सावना भादवा के उमड़ल नदिया गे में ओ मैया गेरनी भयावनी एहे तड़का तड़के धड़के करे जरा मोरा कि हमहू जेबार नानी इरे। अब ये वहाँ की गांव की भाषा में सुना रहा है कि सावन भादो में नदी उमड़ गई है। हाँ? उस गले कलेजा तड़ धड़क रहा है। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर की वाणी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भरकर कोसती हुई बोली। इसको डर लग रहा है बाहर जाने में नदी के पास, और इसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है इसकी सौतेली माँ के द्वारा। तो ये अपनी माँ को याद कर रही है। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहुनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। वो हीराबाई को ही देखने में मगन है। फिर आगे है, हीरामन के गले ने में कपकपी पैदा की। फिर आगे का गीत गा रहा है। हूरे डाइनिया मयो मोरी नुनवा चटाई काहे नहीं मारली सॉरी घर। यही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहू पोसली के नेनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं या कुछ कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ, उगटन मारे उबटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। उसका दाम चुका दिया था, उसकी माँ को दे चुका था महुआ का दाम। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ी। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। भादो मतलब बारिश के महीने में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमको थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया।
खुद ही पकड़ में आ गई है, उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। हीराबाई, उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही कुम्हला जाता है, मतलब दिन छिपे ही रात सी हो जाती है सर्दियों में। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांधकर चलो ए, छी छी, बढ़ के भयन, ले 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 ए। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले, ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और, अभी ये रास्ते में है। तो आज की कहानी बच्चों यहीं पे मैं आधा मतलब कि अल्प विराम लेती हूँ, कह सकते हो अर्ध विराम लेती हूँ। कल की कहानी यहाँ से, इस पेज के बाद से फिर शुरू करेंगे इसी कहानी को। और ये महुआ घटवारिन की कहानी को याद रखना, प्रश्न में कभी कभी ये पूछ ली जाती है। कहानी तो समझ में आ गई। इसने जो महुआ घटवारिन की कहानी सुनाई, कोई महुआ नाम की लड़की थी, उसकी सौतेली माँ थी, उसके बेच दिया था उसने। और वो जब नाव पार करके ले जाया जा रहा था उसको, तो रास्ते में उसने छलांग लगा दी थी नदी में। और वो तैरना तो जानती थी, लेकिन उसका एक नौकर था, जो जिसके हाथों जिसने उसको खरीदा था, उसका एक नौकर जो इसको देखते इसके प्रेम में पड़ गया था, वो उसको बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद एंड नहीं दिखाया क्या हुआ, लेकिन इस कहानी में वो इतना डूब के वो सुनाता है गीत, कौन, हमारा हीरामन, कि वो उसको खुद लगता है कि वही वो उसका मालिक का नौकर है। और वो महुआ घटवारिन को इतने सालों से जो खोज रहा था, वो उसको आज मिल गई है। कौन महुआ घटवारिन समझ रहा है किसको, वो तो हीराबाई को। तो चलिए, ये आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके आगे की कहानी पढ़ी जाएगी। आप लोग साथ में बने रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आज की कहानी कैसी लगी। बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं कि बिहार की खुशबू, सोंधी सोंधी खुशबू को हम तक ले आए हैं। और बिल्कुल मैंने पूरी कोशिश की है कि उसी टोन में पढ़ी जाए कहानी को। तो चलिए, इसी के साथ ही बाय बाय।